स्माइक चुनावी यात्रा। पश्चिम बंगाल जहां सत्ता बदलती है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, पूरा दौर बदल जाता है। कांग्रेस गई तो 20 साल का अध्याय खत्म हुआ। लेफ्ट आया तो 34 साल की कहानी लिखी गई। ममता बनर्जी आई तो दीदी युग शुरू हुआ। अब सवाल है, क्या 2026 में बंगाल एक और नया युग लिखने जा रहा है या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? और इस बार असली लड़ाई वोट बैंक की नहीं, वोटर लिस्ट की है। एसआईआर बनाम सियासत। नमस्कार, मैं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, जहां हम आपको बताते हैं चुनाव के पीछे की असली कहानी। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से देश की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखता है। यहां सत्ता सिर्फ जीती नहीं जाती, बल्कि लंबे समय तक कायम रहती है। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वो दशकों तक क्यों टिक जाती है? और दूसरा, क्या अब कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की बारी है? इन सवालों के जवाब बंगाल की राजनीति के गहरे ढांचे में छिपे हैं। अगर इतिहास को देखें तो आजादी के बाद कांग्रेस ने करीब 2 दशकों तक बंगाल पर राज किया। उस समय जनता में कांग्रेस के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव था, क्योंकि उसे स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी के रूप में देखा जाता था। लेकिन कांग्रेस की पकड़ एक खास वर्ग, भद्रलोक यानी शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार तबके तक सीमित रही। ये पकड़ ऊपर से नीचे की ओर थी, यानी सत्ता का ढांचा मजबूत था, लेकिन जमीनी संगठन उतना गहरा नहीं था। यहीं से लेफ्ट ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। लेफ्ट ने सीधे उन वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जो अब तक सत्ता से दूर थे: किसान, मजदूर और गरीब तबका। 1977 में जब लेफ्ट सत्ता में आई तो उसने सिर्फ सरकार नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा कैडर सिस्टम खड़ा किया जो गांव-गांव, बूथ-बूथ तक फैला हुआ था। यही कैडर राज था जिसने लेफ्ट को 34 साल तक सत्ता में बनाए रखा। इस कैडर सिस्टम की ताकत इतनी थी कि कई जगह पार्टी ऑफिस सरकार से ज्यादा प्रभावशाली बन गए थे। राशन कार्ड से लेकर जमीन के विवाद, नौकरी से लेकर स्थानीय झगड़े, हर चीज में पार्टी की भूमिका होती थी। ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक समानांतर व्यवस्था बन गई थी। 2011 में जब ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसने लेफ्ट के इसी कैडर मॉडल को अपनाया, बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। लोकल क्लब, पाड़ा कमेटी और जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर टीएमसी ने अपनी पकड़ और गहरी कर ली। यही वजह है कि आज भी कहा जाता है कि बंगाल में सरकार से ज्यादा ताकत पार्टी के कैडर के पास है। ये पहली बड़ी वजह है, मजबूत कैडर बेस। दूसरी वजह है दिल्ली बनाम बंगाल का नैरेटिव। बंगाल की राजनीति में एक भावनात्मक तत्व हमेशा से मौजूद रहा है: बंगाली अस्मिता। यहां के लोगों के मन में ये भावना गहराई से बैठी है कि दिल्ली उन्हें पूरी तरह नहीं समझती। लेफ्ट ने इस भावना को राजनीतिक हथियार बनाया और केंद्र सरकार के भेदभाव को लगातार मुद्दा बनाया। बाद में ममता बनर्जी ने इसी नैरेटिव को और मजबूत किया। जब भी केंद्र और राज्य के बीच टकराव हुआ, चाहे वो सीबीआई की कार्रवाई हो या फंड रोके जाने का आरोप, ममता ने इसे बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई में बदल दिया। 2021 के चुनाव में उन्होंने इसे बंगाली बनाम बाहरी का रूप दिया, जिसने उन्हें राजनीतिक फायदा भी पहुंचाया। तीसरी वजह है पर्सनैलिटी कल्ट, यानी चेहरे की राजनीति। बंगाल में चुनाव हमेशा किसी ना किसी बड़े चेहरे के इर्द गिर्द लड़े गए हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय से लेकर ज्योति बसु तक, और फिर ममता बनर्जी तक। हर दौर में एक ऐसा नेता रहा जिसके नाम पर वोट पड़े। ज्योति बसु का उदाहरण लें तो वो व्यक्तिगत कल्ट में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो खुद एक कल्ट बन गए। वहीं ममता बनर्जी ने खुद को दीदी के रूप में स्थापित किया, एक ऐसी नेता जो सीधे आम लोगों से जुड़ी थी। यही वजह है कि बंगाल में लोग अक्सर पार्टी नहीं, चेहरे को वोट देते हैं। चौथी वजह है वोट बैंक की सटीक चुनावी इंजीनियरिंग।
कांग्रेस जहां सिर्फ भद्रलोक तक सीमित रही, वहीं लेफ्ट ने वर्ग आधारित राजनीति की और किसानों मजदूरों को अपने साथ जोड़ा। 1978 के ऑपरेशन बरगा के जरिए लाखों किसानों को जमीन का अधिकार दिया गया, जिससे लेफ्ट का वोट बैंक मजबूत हुआ। ममता बनर्जी ने इससे एक कदम आगे जाकर महिलाओं और मुस्लिम समुदाय को अपने वोट बैंक के रूप में मजबूत किया। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सीधे जोड़ा, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं ने उन्हें टीएमसी के साथ बनाए रखा। पांचवी और आखिरी वजह है बिखरा हुआ विपक्ष। बंगाल में ज्यादातर चुनाव दो ध्रुवों के बीच हुए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लेफ्ट विपक्ष में था, जब लेफ्ट सत्ता में आई तो कांग्रेस विपक्ष में चली गई। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस की जगह ले ली। अब 2026 के चुनाव में भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। यहीं से दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अब बीजेपी की बारी है? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 2016 में सिर्फ 3 सीटों से 2021 में 77 सीटों तक का सफर तय किया। उसका वोट शेयर 10% से बढ़कर करीब 38% हो गया। ये एक बड़ी छलांग है जो बताती है कि पार्टी ने बंगाल में मजबूत आधार बनाया है। बीजेपी की रणनीति भी साफ है। 2021 में उसने 75 सीटें ऐसी हारी जहां हार का अंतर 10% से कम था। अगर 2026 में वो सिर्फ 5% वोट शेयर अपने पक्ष में कर लेती है तो गणित के हिसाब से वो बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित नहीं होती, जमीन भी होती है। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। पार्टी के पास कुछ मजबूत तत्व जरूर हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति, आरएसएस का नेटवर्क और हिंदुत्व का नैरेटिव। साथ ही शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित की। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मजबूत जमीनी कैडर का अभाव। जहां टीएमसी का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला है, वहीं बीजेपी का संगठन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। दूसरी बड़ी चुनौती है बंगाली अस्मिता का नैरेटिव। ये अभी भी ममता बनर्जी के पक्ष में है। बीजेपी को अक्सर बाहरी पार्टी के रूप में पेश किया जाता है, जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरी और सबसे अहम चुनौती है ममता बनर्जी का पर्सनैलिटी कल्ट। उनके सामने बीजेपी के पास कोई ऐसा स्थानीय चेहरा नहीं है जो उसी स्तर पर जनता से जुड़ सके। इसी बीच चुनावी माहौल में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने पूरी बहस को बदल दिया है। वहां पहले चुनाव एम फैक्टर मुस्लिम, मतुआ, मोदी और ममता के इर्द गिर्द घूमता था, अब वो वोटर लिस्ट की वैधता और पारदर्शिता पर आ गया है। तृणमूल कांग्रेस इसे अपने वोट बैंक पर हमला बता रही है, जबकि बीजेपी इसे चुनाव की शुद्धता का जरूरी कदम कह रही है। यही टकराव इस चुनाव को और दिलचस्प बना देता है। अगर पूरे चुनाव को एक लाइन में समझें तो एक कैडर बनाम कैलकुलेशन की लड़ाई है। एक तरफ टीएमसी है, जिसके पास मजबूती जमीनी नेटवर्क, स्थापित वोट बैंक और करिश्माई चेहरा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके पास बढ़ता जनाधार, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और स्पष्ट चुनावी गणित है। अब देखना यह है कि बंगाल की राजनीति का ये चक्र फिर से दोहराया जाएगा या टूटेगा। क्या बीजेपी उस परंपरा को तोड़ पाएगी जिसमें हर पार्टी दशकों तक सत्ता में रहती है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर साबित करेंगी कि बंगाल में सत्ता बदलना इतना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये भारत की राजनीति का मूड बताता है। यहां जो जीतता है वो सिर्फ सरकार नहीं बनाता, एक दौर बनाता है। और 2026 में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल है क्या बंगाल अपना अगला राजनीतिक युग लिखने जा रहा है। चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.